आज इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर के बारे में देखेंगे। जो ये चैप्टर है इसका मुख्य केंद्र बिंदु प्राचीन भारतीय काल के शासक जैसे मौर्य, गुप्त, वाकाटक शासक ये सब हैं और इन सभी में से मौर्य प्रमुख है। अब अगर इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो वो चीज़ें हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी और जो मौर्यों का प्रमुख वंशक्रम था वो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और फिर अशोक है, जिसे आप CBA करके भी याद रख सकते हैं। फिर इसमें थर्ड चीज़ है कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल लगभग 150 वर्षों तक रहा। और फोर्थ चीज़ की जो मौर्य साम्राज्य है ये 16 महाजनपदों और 5 प्रांतों में बटा हुआ था। और ये इनको बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसका विस्तार बलूचिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक था। अब अगर इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में देखें तो इसका पहला टॉपिक है प्रिंसेप तथा पियदस्सी। जो ये प्रिंसेप तथा पियदस्सी है इसमें जो प्रिंसेप का जिक्र है ये एक ब्रिटिश पुरातात्विक अधिकारी थे। इन्होंने 2 प्राचीन लिपियों खरोष्टी और ब्राह्मी का अर्थ निकाला था। जैसे वर्तमान में हिंदी इंग्लिश प्रचलित है, उस समय खरोष्टी और ब्राह्मी प्रचलित थी और इन्होंने इसका अर्थ 1830 और 1838 में निकाला था। और इसमें नेक्स्ट चीज़ जो बताई गई है पियदस्सी। पियदस्सी का अर्थ होता है सुंदर मुख वाला या जनता का प्रिय। ये एक उपाधि के रूप में अशोक को दी गई थी, सम्राट अशोक को, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। अब इसमें अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में कि जो मौर्य साम्राज्य 16 महाजनपदों में बटा हुआ था वो कौन कौन से थे। सबसे पहला था मगध, वज्जी, पुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, काशी, अंग, वत्स्य, मत्स्य, कंबोज, अस्माका, मल, छेदी तथा सारसोन। अब ये सारे 16 महाजनपद थे। अब जो ये 16 महाजनपद हैं इनकी सबकी कुछ ना कुछ विशेषता होती थी, कुछ सामान्य विशेषताएं जो सबकी होती थी। जैसे सभी जितने भी महाजनपद होते थे सब किलेबंद होते थे क्योंकि इनको सुरक्षित रखा जाता था। सेकंड चीज़ की महाजनपद क्या है कि इनकी एक राजधानी भी हुआ करती थी सबकी, और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते थे जैसे लोहा, सोना, चांदी ये सब। और लास्ट चीज़ में कि जितने भी महाजनपद थे इन सब में अपनी सेना होती थी और यहाँ पे शक्ति का केंद्र बिंदु शासक होता था, यानी कि फाइनल डिसीजन होल्डर, कि अगर उस क्षेत्र में कोई भी काम करना है तो अनुमति राजा की लेनी पड़ेगी। अब इसी में एक छोटी सी स्टेटमेंट दी जाती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ नए राज्यों का उदय। जो नए राज्य थे ये गण और संघ थे। जो एक गण और संघ है इनकी विशेषता क्या होती थी कि यहाँ पे शासक की जगह एक जनसमूह या एक कमेटी शासन करती थी। मतलब यहाँ पे राजा नहीं होता था, एक ग्रुप या एक कमेटी यहाँ पे शासन करती थी। सेकंड चीज़ नए धर्मों का उदय। अब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ तक आते आते हिंदू धर्म थोड़ा सा जटिल हो गया था क्योंकि इस समय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बन गई थी। और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ जो हिंदू धर्म से काफ़ी सरल माने गए। फिर थर्ड चीज़ लौह धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। जो लौह धातु है वो हड़प्पा सभ्यता तक नहीं थी, उसके काल तक नहीं थी, परंतु प्राचीन शासकों का काल आते आते लौह धातु का प्रयोग आरंभ हो गया और मुद्रा का व्यापक प्रचलन हो गया। और मुद्रा के रूप में इस समय आहत सिक्कों का प्रचलन देखा जा रहा था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा कि इस समय नए राज्यों का उदय हुआ था। जैसे गण और संघ यहाँ पर जनसमूह शासन करता था। सेकंड चीज़ कि यहाँ पे नए धर्मों का उदय हो गया था, बौद्ध और जैन जो हिंदू धर्म से काफ़ी सरल माने गए। और थर्ड चीज़ लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। और फोर्थ मुद्रा का व्यापक प्रचलन हो गया था जैसे आहत सिक्के। फिर इसमें अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। इसके बारे में कहा जाता है कि 16 महाजनपदों में पहला मगध था। यह मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद भी माना जाता था। अब इसके क्या रीज़न है? सबसे पहली चीज़ भौगोलिक स्थिति। जो मगध की भौगोलिक स्थिति थी वो गंगा नदी के पास स्थित होने के कारण इसका क्षेत्र कैसा था? उपजाऊ था और यहाँ पे आवागमन के साधन भी थे कि इसका क्षेत्र क्या है, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पे जल मार्ग के जरिए आवागमन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता था। सेकंड चीज़ प्राकृतिक संसाधन। अब अगर प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो मगध में लौह धातु की खदानें थी, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हथियार बनते थे और इसी क्षेत्र के पास सबसे ज़्यादा हथियार रहते भी थे। फिर थर्ड चीज़ कि जंगली हाथियों की उपलब्धता। जो मगध था इसके आसपास का क्षेत्र जो था वो जंगलों से घिरा हुआ था और जो ये जंगली हाथी होते थे ये सेना में महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए थे।
इससे सेना शक्ति बढ़ती थी मगध की। और लास्ट चीज़ इसमें कि महत्वाकांक्षी शासक जो मगध था, इसके शासक विभिन्न विभिन्न समय पर आए हैं, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु और महापद्मनंद। ये तीनों ही शासक क्या थे कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शक्तिशाली थे, और ये सभी युद्ध शैलियों में निपुण थे। सभी युद्ध शैलियों में निपुण होने का मतलब क्या है कि इनको हर तरीके से युद्ध करना आता था। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों था। क्यों? क्योंकि पहले इसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि इसका क्षेत्र उपजाऊ भी था और यहाँ पे आवागमन के साधन भी थे। सेकंड, इसके प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि यहाँ पे लौह धातु की खदानें थी। और थर्ड चीज़, यहाँ पे जंगली हाथियों की उपलब्धता ज़्यादा थी जो सेना की शक्ति बढ़ाते थे। और फोर्थ, जो महत्वाकांक्षी यहाँ पर शासक आए कि जो मानसिक शारीरिक दोनों रूप से शक्तिशाली थे। अब अगर इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो वो है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना या मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। अब अगर इनके स्रोतों की बात की जाए तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ है मैगस्थनीज की इंडिका। जो मैगस्थनीज है, ये मौर्यों के एक दरबारी मंत्री थे और इन्होंने इसकी मौर्य प्रशासन की समितियों का वर्णन किया है, जिन्होंने 6 समितियों के बारे में बताया। जैसे पहली नौसेना का संचालन, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन, तीसरी रथारोहियों का संचालन, चौथी हाथियों का संचालन, पांचवी अश्व आरोहियों का संचालन और छठी पैदल सैनिकों का संचालन। कि ये 6 समितियां मौर्य प्रशासन की प्रमुख समितियां मानी गई थी। फिर इसमें अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट चीज़ है इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो मौर्य दरबार के श्रेष्ठ मंत्री और परामर्शदाता यानी एडवाइजर भी थे। इन्होंने मौर्य की सेना शक्ति के बारे में बताया है कि मौर्यों के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 जंगली हाथियों की सेना थी। फिर इसमें सेकंड लास्ट चीज़ कि अशोक के अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख हैं ये हमें पाली भाषा में देखने को मिलते हैं और इनमें तत्कालीन समय की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। और फोर्थ चीज़ बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथ। अब इनमें महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है। जो बौद्ध धर्म है उनकी एक पुस्तक है सुत्त पिटक और जो जैन धर्म है उनकी एक पुस्तक है भगवती सूत्र। इन दोनों में ही महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर अब देखा जाए कि मौर्य वंश के बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ मैगस्थनीज की इंडिका जिसमें 6 समितियों का वर्णन है। फिर सेकंड चीज़ कौटिल्य के अर्थशास्त्र जिसमें मौर्य दरबार की सेना शक्ति का वर्णन है। और थर्ड अशोक के अभिलेख जिनमें प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारियाँ मिलती हैं। और फोर्थ बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रंथ जिनके अंदर हमें महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन यानी मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था। कि मौर्य शासक अपने क्षेत्रों पे प्रशासन किस तरीके से करते थे। अगर मौर्य शासकों के प्रशासन को देखा जाए तो ये 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भाग कैसे? जैसे सबसे पहला था केंद्रीय प्रशासन। जो केंद्रीय प्रशासन था, यहाँ पर सारी शक्तियाँ शासक के पास होती थी और शासक की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। और अगर शासक के मुख्य कार्य की बात की जाए तो जैसे मुद्रा जारी करना और न्याय करना इसका प्रमुख कार्य माना गया था। सेकंड है प्रांतीय प्रशासन। अब जो मौर्य प्रशासन है इसको 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5 कौन कौन से प्रांत थे? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कलिंग और केंद्र। और इन सभी प्रांतों में से केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि केंद्र में इनका राजा शासन कर रहा है। और इसमें थर्ड चीज़ स्थानीय प्रशासन। जो स्थानीय प्रशासन है 3 अधिकारियों के नियंत्रण में होता था। अगर 3 अधिकारियों की बात की जाए, इसमें 3 अधिकारी कौन कौन से? पहला है प्रादेशिक, दूसरा रज्जुक और तीसरा युक्त। जो प्रादेशिक है इसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी और ये राजा के प्रति उत्तरदायी था कि इससे कोई भी सवाल जवाब अगर पूछना है प्रादेशिक से तो सिर्फ राजा ही पूछ सकता था और किसी के पास वो अधिकार नहीं थे। सेकंड चीज़ रज्जुक, ये एक स्थानीय गुप्तचर या जासूस होता जो स्थान में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी राजा के दरबार तक पहुंचाता था। और थर्ड युक्त, जो प्रादेशिक के आदेश पर छोटे छोटे क्षेत्रों से टैक्स वसूलता था। और लास्ट इसमें देखा जाए तो ग्रामीण प्रशासन। जो ग्रामीण प्रशासन है वो पंचायत के अधीन था कि एक कमेटी के अधीन कर दिया कि आप लोग अपने क्षेत्र को संभालिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें राजधर्म के नवीन सिद्धांत। और इसी को दक्षिण के राजा और सरदार भी कहा जाता है कि मौर्यों की तरह ही दक्षिण भारत के भी महत्वपूर्ण शासक जैसे चोल, चेर और पांड्य शासक थे। इन्होंने एक व्यवस्था का आरंभ करा था जैसे सरदार और सरदारी। सरदार क्या होता था? एक स्वतंत्र कबीले का मुखिया। और जो ये मुखिया का पद था ये वंशानुगत और गैर वंशानुगत दोनों होता था कि अगर किसी के पिता
सरदार है किसी कबीले के तो उसका बेटा मुखिया बन सकता था। यदि उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी यानी गैर वंशानुगत हो गया तो दूसरा व्यक्ति भी शासक या मुखिया बन सकता था। फिर नेक्स्ट चीज़ है इसमें सरदारी। अगर सरदारी की बात की जाए तो सरदार को मिलने वाला उपहार क्या कहलाती थी? सरदारी। और जो ये उपहार था ये वस्तु या भू क्षेत्र दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता था। अब जो ये इतनी सारी दक्षिण भारत की जानकारी है ये सारी जानकारी हमें संगम ग्रंथ में देखने को मिलती है। जो संगम ग्रंथ है ये है क्या कि तमिल भाषा में लिखा गया एक दक्षिण भारतीय ग्रंथ। इसमें दक्षिण भारत की सभी छोटी बड़ी जानकारियाँ संग्रहित की गई हैं। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखा जाए सरदार का मतलब क्या है? स्वतंत्र कबीले का मुखिया, और सरदारी का मतलब सरदार को मिलने वाला उपहार। और ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? संगम ग्रंथ में। नेक्स्ट टॉपिक है दैविक राजा। जो ये दैविक राजा होता है इसका मतलब क्या होता है? राजा या शासक को देवी देवताओं के साथ जोड़ना। जो ये धारणा थी इसकी शुरुआत चीन के शासकों ने करी थी, और जो चीन के शासक थे वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। और भारत में इसकी शुरुआत कुषाण शासकों ने करी जो अपने नामों के साथ देवपुत्र जोड़ा करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बदलता हुआ देहात। अब अगर बदलते हुए देहात की बात करें तो यहाँ पर जनता में राजा की छवि इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी राजा क्या है अपने बारे में जनता की राय जानने के लिए उनके बीच में जाता था भेष बदल कर, और जनता से बात करता था उनके राजाओं की योजनाओं के बारे में। और जनता की मुख्य शिकायत ज़्यादातर टैक्स के संबंध में होती थी, और जिससे कई बार लोग टैक्स से बचने के लिए जंगलों में भाग जाते थे क्योंकि जंगलों में रहने का कोई भी टैक्स नहीं लगता था। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है उपज बढ़ाने के तरीके। छठी ईसा पूर्व कि इसको अगर एक अलग स्टेटमेंट के रूप में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उपज बढ़ाने के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसमें बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग आरंभ हो गया। हड़प्पा सभ्यता का क्या था कि मिट्टी के हलों का प्रयोग होता था, लेकिन अब मौर्य साम्राज्य में क्या था कि लोहे की खदानें मिल रही हैं पूरी, तो उन्होंने लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग आरंभ कर दिया। फिर नेक्स्ट सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया। सिंचाई व्यवस्था के विकास का मतलब क्या है कि इन्होंने जो वर्षा का जल होता था उसे संचय करना शुरू किया, यानी इकट्ठा करना शुरू किया, छोटी नहरों का निर्माण कर दिया। और थर्ड चीज़ की नदी के आसपास वाले क्षेत्र, जो नदी के आसपास का उपजाऊ क्षेत्र होता था ये लोग वहाँ पर कृषि करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। जो ग्रामीण समाज का मुख्य कार्य था वो कृषि था, सामान्य व्यवसाय था, परंतु इससे विभिन्न लोगों को मिलने वाला लाभ अलग अलग था। और जो ग्रामीण समाज था इसमें भिन्नताओं का मतलब क्या है कि कृषकों की स्थिति क्या थी? निम्न और साधारण थी, बल्कि उसी के ऑपोजिट साइड ग्राम प्रधान और जमींदार ये शक्तिशाली थे। क्यों? क्योंकि इनके पास संपत्ति अधिक होती थी। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो भूमिदान और नए साभ्रांत ग्रामीण। जो ये भूमिदान का कॉन्सेप्ट है ये प्राचीन काल में सबसे प्रचलित प्रशासनिक गतिविधि थी, और जिसका जिक्र हमें ताम्रपत्र और अभिलेखों में मिलता है। जो राज्य की भूमि होती थी उसका पूर्ण मालिक राजा माना जाता था, और पुरुष ही भूमिदान कर सकते थे। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रभावती गुप्त पहली महिला थी जिन्होंने भूमिदान किया। अब भूमिदान के अगर कारणों को देखा जाए कि भूमिदान करते क्यों थे शासक, सबसे पहली चीज़ प्रतिष्ठा प्रदर्शन, यानी अपनी हैसियत दिखाने के लिए। भूमिदान में देखकर राजा क्या करता था कि अपनी हैसियत का प्रदर्शन करता था कि अगर राजा ज़्यादा भूमिदान कर रहा है तो वो ज़्यादा रईस है, कम कर रहा है तो वो कम रईस है। सेकंड चीज़ धार्मिक स्थान निर्माण हेतु कि राजा क्या करता था अपने एरिया में मंदिर बनवाने के लिए ज़मीन को दान कर दिया और खुद को देवताओं के साथ जोड़ के बताता था कि हाँ मेरे सपने में वो देवता है, उन्होंने मेरे को मंदिर बनाने के लिए कहा है। फिर थर्ड चीज़ कृषि प्रोत्साहन कि राज्य में उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए भूमिदान किया जाता था, और जो ये दान वाली भूमि होती थी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो इसीलिए इस पर जितना भी उत्पादन होता था वो किसान के पास जाता था। और लास्ट चीज़ है इसमें अग्रहार। अग्रहार जो था वो ब्राह्मणों को पूजा पाठ या यज्ञ के बदले में दी जाने वाली भूमि होती थी, और जो ये अग्रहार था जो ब्राह्मणों को मिलती थी इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए इसमें तो है उपमहाद्वीप तथा उसके बाहर का व्यापार। व्यापार की बात है तो सामान्य सी चीज़ें कि दो मार्ग से व्यापार होता था, पहला जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ पे क्या है बंदरगाह भी बनाए गए थे, और मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? कपड़े, मसाले, जड़ी बूटी और धातुएं। और जो मौर्य साम्राज्य था इसका सबसे ज़्यादा व्यापार रोम साम्राज्य से होता था जो अरब महासागर के रास्ते किया जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि रोम साम्राज्य से अधिक व्यापार था? क्योंकि जो मौर्यों के आहत सिक्के थे सबसे ज़्यादा रोम साम्राज्य में पाए गए हैं। और इसी उपमहाद्वीप में एक श्रेणी
यानी एक कैटेगरी होती थी जो उत्पादकों और व्यापारियों का एक संघ था। ये कच्चा माल खरीदकर उसे वस्तु में कन्वर्ट कर कर उसे बेचते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिक्के तथा राजा, कि सिक्के अलग अलग शासकों के बारे में क्या बताते हैं। कि सबसे पहली चीज़ कि सिक्कों के अध्ययन के आधार पर हम किसी भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। कि जैसे अगर प्योर सोने के सिक्के हैं तो किसी भी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, और अगर मिश्रित धातु के सिक्के हैं तो आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, निम्न। तो इसी में सबसे पहले हमें जिक्र मिलता है आहत सिक्कों का। जो आहत सिक्के थे ये मौर्यों के समय प्रचलन में आए, और जो ये आहत सिक्के इनका नाम इसलिए ऐसा पड़ा था क्योंकि इन्हें ठोक पीट कर बनाया जाता था। इन्हें तांबे या चांदी से बनाया जाता था, ये सोने से नहीं बनते थे। फिर सेकंड है हिंदू यूनानी शासक। जो ये हिंदू यूनानी शासक थे इन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा करा कि सिक्कों के ऊपर शासकों की प्रतिमा यानी उनके चित्र उनके साथ सिक्कों को जारी किया। कि जो हिंदू यूनानी शासकों ने सिक्के जारी करे थे इन सब के ऊपर शासकों की प्रतिमा यानी उनके चित्र बने हुए थे, और ये ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा था। फिर नेक्स्ट चीज़ है इसमें कुषाण शासक। जो कुषाण शासक थे ये सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे हैं, कुषाण शासकों ने, और जिनका आकार और वजन रोम के सोने के सिक्के यानी सॉलिड्स की तरह था, यानी 4.5 ग्राम का ये सिक्का होता था। फिर इसी में नेक्स्ट है गुप्त शासकों के बारे में। कि गुप्त शासक जो थे इन्होंने सोने के सबसे भारी और सुंदर सिक्के जारी करे जिनका वजन 4 से 6 ग्राम होता था। ठीक है, तो अब ये देखा जा सकता है कि अलग अलग समय के शासकों के समय में अलग अलग सिक्कों में परिवर्तन आते रहे, और 6वीं शताब्दी के बाद के सिक्के इतिहासकारों को कम मिले हैं। और इतिहासकार इस चीज़ का अनुमान क्यों लगाते हैं कि शायद निर्माण होना कम हो गया होगा और सिक्कों के प्रचलन में कमी आई होगी, यानी कि लोग वापस वस्तु विनिमय प्रणाली अपना चुके होंगे। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। कि जो अभिलेख है ये ऐतिहासिक साक्ष्य किस प्रकार है, कि इतिहास का पुनर्निर्माण करने का ये प्रमुख साधन है। अगर बात की जाए अभिलेख की तो अभिलेख क्या है, किसी भी साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। और अगर अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की बात की जाए कि इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये एक हद तक ही हमें जानकारी दे सकते हैं। कि जैसे सबसे पहले चीज़ अक्षरों का हल्का उत्कीर्ण होना। कि अभिलेख क्या है, कई हजार साल पुराने हैं तो इसलिए शब्द क्या है, हल्के हल्के दिखते हैं। फिर सेकंड चीज़ कभी कभी अभिलेख हमें टूटी हुई कंडीशन में भी मिलते हैं। और थर्ड चीज़ कभी कभी इनकी भाषा भी समझ नहीं आती कि उस समय की भाषा कुछ और थी और आज की भाषा कुछ और है। और फोर्थ चीज़ इसका वास्तविक अर्थ नहीं निकल पाता। हो सकता है कोई आर्थिक स्थिति से संबंधित अभिलेख बनवाया गया हो परंतु उसका अर्थ सामाजिक रूप में निकाला जा रहा हो। तो ये सारी समस्याएं इतिहासकारों को देखने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।